उज्जैन महाकाल की नगरी और उसी महाकाल की नगरी में एक शख्स और उस शख्स की दहशत कुछ ऐसी थी कि उसके एक फोन कॉल से लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती थी। माथे पर लाल टीका, आंखों में काजल, कंधे पर काला गमछा, गले में रुद्राक्ष की माला और उसके हाथों में चिलम को देखकर कोई भी कह सकता था कि वह महाकाल का अनन्य भक्त है। वह देखने में जितना भोला और मासूम लगता था, उसके इरादे उतने ही खतरनाक और खौफनाक थे। मात्र 17 साल उसकी उम्र थी, लेकिन उसका खौफ पूरे मध्य प्रदेश में फैला हुआ था। 16 साल की उम्र में उसने जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा था और अपनी जिंदगी के 20 साल भी पूरा नहीं कर सका कि उसकी जिंदगी का अंत हो गया। जिन दोस्तों की वजह से उसने जुर्म की दुनिया में अपना आगाज किया था, उन्हीं दोस्तों की वजह से उसकी जिंदगी मौत के अंजाम तक पहुंच गई। इस दुनिया को उसने 4 साल पहले छोड़ दिया, लेकिन मरने के 4 साल बाद आज भी वह लोगों के जेहन में जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्राइम स्टोरी का स्पेशल एपिसोड द टेरर ऑफ दुर्लभ कश्यप। 8 नवंबर साल 2000, जगह महाकाल की नगरी उज्जैन, इलाका जीवाजीगंज का अब्दालपुरा। मनोज कश्यप और पद्मा कश्यप के घर एक बेटे का जन्म हुआ। महाकाल के सामने कई बार माथा टेकने के बाद इस बच्चे का जन्म हुआ था, लिहाजा माँ बाप ने बड़े प्यार से उस बच्चे का नाम रखा दुर्लभ। कारोबारी पिता और शिक्षिका माँ को लगा कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ ऐसा दुर्लभ कार्य करेगा जिससे समाज में उसकी एक अलग पहचान बनेगी। और बड़ा होकर बेटे ने पहचान बनाई भी, लेकिन बेटे की वह पहचान कुछ इतनी खौफनाक थी कि वह पहचान ही उस माँ बाप के लिए नासूर बन गई। बेटे की वह पहचान कुछ इतनी कलंकित थी कि बाप को पूरी दुनिया के सामने कहना पड़ा कि दुनिया का कोई भी बेटा मेरे बेटे के जैसा ना बने, कोई भी मेरे बेटे को कॉपी ना करे। मेरा बेटा जिस रास्ते पर चल पड़ा था, उस रास्ते का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। खैर, माँ बाप ने दुर्लभ को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। दुर्लभ की प्रारंभिक शिक्षा काफी अच्छी रही, लेकिन किसी भी बच्चे का प्रारंभिक जीवन कुम्हार के चाक पर रखी उस मिट्टी की तरह होता है कि जहाँ कुम्हार की नजरें अपने चाक से इधर उधर हुई नहीं कि मिट्टी के बर्तन का आकार बिगड़ जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ दुर्लभ के साथ। दुर्लभ के बचपन में ही माँ बाप के रिश्तों में किसी कारणवश तनाव पैदा हो गया और माँ बाप अलग अलग रहने लगे। हालांकि माँ बाप दोनों ही दुर्लभ से बेइंतहा प्यार करते थे। माँ एक शिक्षिका थी, इसलिए उन्होंने दुर्लभ को अपने साथ रखकर पढ़ाना उचित समझा। लेकिन माँ बाप के रिश्ते में यह दूरी उस बच्चे के मन को कुंठित कर रही थी। लिहाजा इस बोझ को संभालने के लिए, इस दर्द को बांटने के लिए दुर्लभ ने दोस्तों का सहारा लिया। यही वो समय था जब दुर्लभ अपनी पढ़ाई से दूर और अपने दोस्तों के नजदीक जा रहा था। और इस दोस्ती का रंग कुछ इतना गहरा चढ़ा कि वह दोस्तों के लिए अपनी जान देने और दोस्तों के लिए किसी की जान ले लेने की बातें करने लगा। और ठीक ऐसे ही समय में दुर्लभ के स्कूल में एक घटना घटी। एक दिन एक लड़का जो उसका सीनियर होता है, वह दुर्लभ के एक दोस्त को मार पीट रहा था। दुर्लभ उस सीनियर के पास जाता है और जाकर कहता है, भैया आप इसे मत मारो, यह मेरा दोस्त है, आप इसे मारोगे तो अच्छा नहीं होगा। दुर्लभ की यह बातें सुनकर उस सीनियर लड़के ने दुर्लभ के दोस्त को तमाचा मारते हुए कहा, मैं तो इसे मारूंगा, तुम मेरा क्या कर लोगे। उस सीनियर लड़के का इतना कहना था कि एक जोर का तमाचा उसके गाल पर आ पड़ा और वह सीनियर लड़का कुछ समझ पाता कि उससे पहले 3-4 और तमाचा उसके गाल पर रसीद हो गए। दुर्लभ के हाथों अचानक हुए इस प्रहार से वह सीनियर लड़का घबराकर वहां से भाग खड़ा हुआ। दुर्लभ की उम्र कोई ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन दुर्लभ की हिम्मत और उसके हौसले को देखकर किसी के भी हौसले पस्त हो सकते थे। दुर्लभ के द्वारा अपने से बड़े लड़के की पिटाई के बाद इस घटना की खबर जब स्कूल के बाकी लड़कों तक पहुंची कि दुर्लभ ने अपने एक दोस्त को पीटने से रोका और जो बड़ा लड़का उसके दोस्त को पीट रहा था, दुर्लभ ने उसको पीट भी दिया। इस घटना के बाद दुर्लभ का स्कूल के अंदर धीरे धीरे वर्चस्व कायम होता गया। दुर्लभ के दोस्त बढ़ने लगे। दुर्लभ स्कूल के जिस भी कोने में खड़ा हो जाता, वहीं पर उसके दोस्तों की भीड़ इकट्ठा हो जाती। अब सीनियर हो या जूनियर, सब दुर्लभ के पास आते और अपनी अपनी समस्याएं बताते और दुर्लभ से उन समस्याओं और विवादों का निपटारा करने का आग्रह करते। यह दुर्लभ की जिंदगी का वह समय था
जब दुर्लभ के अंदर का विद्यार्थी मर रहा था और उसके अंदर एक हिंसक बच्चे का जन्म हो रहा था, जिसकी दहशत उस पूरे स्कूल में फैल रही थी। और कुछ ऐसे ही हाल और हालात में 10वीं का एग्जाम होता है और दुर्लभ 10वीं की परीक्षा में फेल हो जाता है। और परीक्षा में फेल होने के बाद दुर्लभ और दुर्लभ की टोली का ध्यान धीरे धीरे गुंडागर्दी की तरफ शिफ्ट होता चला गया। अब यह टोली स्कूल का कैंपस छोड़कर दानी गेट के उस इलाके में बैठकी जमाने लगी थी जहां पर लोगों का दाह संस्कार किया जाता है। वहां पर दाह संस्कार करने वाले लोग काला गमछा कंधे पर डाला करते थे और उनके कंधों पर यह काला गमछा दुर्लभ को अपनी ओर आकर्षित करता था। दुर्लभ की उम्र अभी 15-16 साल की थी, लिहाजा बच्चे जैसी शक्ल को थोड़ा वजनी दिखाने के लिए दुर्लभ ने माथे पर टीका, कांधे पर वही काला गमछा जो दाह संस्कार वाले यूज करते थे, और आंखों में काजल, गले में रुद्राक्ष की माला, और महाकाल की नगरी में चिलम तो हर गली नुक्कड़ में यूं ही मिल जाया करती है। ये सारी चीजें दुर्लभ की उस टोली का, या यूं कहें कि अपराध की कोख से जन्म ले रही उस नवजात गैंग का ड्रेस कोड बन जाता है। अब यह टोली इसी ड्रेस कोड के साथ गैंग में परिवर्तित होती है और धीरे धीरे अपराध की दुनिया में अपने कदम आगे बढ़ाती है। साल आता है 2016। उज्जैन में 26 जनवरी को हर साल फ्रीगंज से दोपहिया वाहन की रैली निकाली जाती है और 2016 के गणतंत्र दिवस की इस रैली में दुर्लभ एक आयोजक के तौर पर इस रैली में शामिल होता है। गणतंत्र दिवस की शुभकामना वाले पोस्टर छपवाए जाते हैं जिसमें मुख्य रूप से दुर्लभ ने अपने फोटो का इस्तेमाल किया था। यह पोस्टर रैली मार्ग पर जगह जगह दुर्लभ की टोली के द्वारा लगवाए जाते हैं। रैली में चलने वाले डीजे और रैली में शामिल लोगों के खाने पीने की जिम्मेदारी दुर्लभ कश्यप को दे दी गई थी। दुर्लभ के अंदर पॉपुलर होने की सनक जिंदा हो रही थी। वह अब ऐसे तमाम लोगों से मेलजोल बढ़ाना प्रारंभ करता है जिनका उस समय उज्जैन में अपराध की दुनिया में सिक्का चलता था। इसी सिलसिले में दुर्लभ की मुलाकात हुई हेमंत उर्फ बोखला से और फिर उसी हेमंत उर्फ बोखला के जरिए दुर्लभ की मुलाकात हुई राहुल किलोसिया से। राहुल किलोसिया जो उस समय डागर परिवार का सबसे नजदीकी माना जाता था। उन दिनों उज्जैन का दानी गेट इलाका डागर और टाक परिवार के बीच वर्चस्व की लड़ाई के लिए जाना जाता था। इस वर्चस्व की लड़ाई की मुख्य वजह थी उज्जैन के कार्तिक मेले में उठने वाला पार्किंग का ठेका। यही कारण था कि डागर परिवार के नजदीकी राहुल किलोसिया ने दुर्लभ और उसकी टोली को अपने साथ ले लिया। राहुल किलोसिया ने डागर फैमिली के एक फार्म हाउस को दुर्लभ कश्यप और उसके साथियों के लिए खोल दिया। अब वहाँ दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग के लड़के जाते और शराब और गांजे के नशे में डूब जाते। बदले में यह लड़के राहुल किलोसिया के कहने पर किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार रहते। अब दुर्लभ को लोकल बैकअप मिल रहा था और यही वो समय था जहां से दुर्लभ ने अपनी गैंग में और नए लड़कों को शामिल करना प्रारंभ किया। दुर्लभ के इरादे अब सिर्फ पॉपुलर होने के नहीं रह गए थे, बल्कि दुर्लभ के इरादे अब खतरनाक हो रहे थे। वह अपनी दहशत से पूरे उज्जैन पर राज करना चाहता था। लिहाजा वह अपनी इस गैंग को डी कंपनी का नाम देता है और अपनी इस गैंग के लिए कुछ रूल्स भी बनाता है, जिसमें दो चीजों को मुख्य रूप से शामिल किया गया था। पहला था गैंग का ड्रेस कोड और दूसरा था किसी भी वारदात को अंजाम देते समय गैंग का कोई भी लड़का नशे की हालत में नहीं होगा। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में एक दिन सुबह जब लोगों की नींद खुली तो फेसबुक की एक पोस्ट को देखकर उज्जैन शहर के साथ साथ पूरा मध्य प्रदेश हिल गया। फेसबुक के इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ होगा जब किसी आपराधिक मानसिकता वाले लड़के ने फेसबुक के अपने पेज पर अपने आप को हत्यारा, माफिया और दुर्दांत अपराधी बताते हुए किसी भी प्रकार के अपराध या वारदात को अंजाम देने का विज्ञापन दे डाला था। यह दुर्लभ कश्यप की सनक कहिए या उसका दुस्साहस या फिर उसकी गैंग में जुड़ रहे सैकड़ों लड़कों से मिल रहे हौसलों का नतीजा था कि दुर्लभ खुलेआम पुलिस प्रशासन या कानून को अपने जूते की नोक पर रखने का दुस्साहस कर बैठा था। दुर्लभ कश्यप ने अपनी इस पोस्ट में लिखा था, कुख्यात बदमाश, हत्यारा, पीवर अपराधी। नीचे लिखा था, कोई भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, किसी भी प्रकार का जमीन का विवाद हो या कब्जा हो, हमसे संपर्क करें। उज्जैन से डाली गई यह पोस्ट उज्जैन की गलियों से निकलकर जिले की सीमाओं को पार करती है और सीधे प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक भी पहुंचती है। गृह मंत्री पोस्ट को संज्ञान में लेते हुए आला अधिकारियों से बात करते हैं और उस पर कार्यवाही का आदेश देते हैं। पुलिस अपना काम कर ही रही थी कि डागर और टाक परिवार के बीच चली आ रही दुश्मनी के कारण उनके पाले हुए बदमाश लड़कों के बीच गैंगवार हो जाती है। यह 11 जनवरी 2017 की रात थी जब दुर्लभ की गैंग का सामना टाक परिवार से जुड़े हुए कुछ लड़कों से होता है। दुर्लभ की गैंग के लड़कों ने विपक्षी गैंग के लड़कों पर हमला किया और इस हमले में अर्पित उर्फ कान्हा पर चाकुओं से कई वार करके उसको घायल कर दिया।
इस घटना के बाद अर्पित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन ठीक 2 दिन बाद यानी 13 जनवरी को उसकी मौत हो जाती है। इस मामले में दुर्लभ और उसके साथियों को आरोपी बनाया गया। हालांकि चाकू और हमले के और भी कई मामले इससे पहले दुर्लभ पर थे, लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार किसी की मौत हो गई थी। पुलिस की नजरें पहले से ही दुर्लभ कश्यप को ढूंढ रही थी और इस हत्या के बाद तो पुलिस का पूरा फोकस दुर्लभ कश्यप पर आकर ठहर गया। इस हत्या के बाद एसपी सचिन अतुलकर के नेतृत्व में दुर्लभ और उसकी गैंग के सभी साथियों को गिरफ्तार किया जाता है और इस पूरी गैंग को फटे कपड़ों में पूरे शहर में परेड करवाया जाता है। परेड करवाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार एसपी सचिन अतुलकर से पूछता है कि इसमें दुर्लभ कश्यप कौन है। एसपी सचिन अतुलकर कहते हैं कि वह खुद ही अपना हाथ उठाकर बताएगा कि तभी गिरफ्तार किए गए लड़कों में से एक लड़का अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है कि मैं हूँ दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ को शुरुआत में जबलपुर की जेल में भेजा गया, लेकिन उस वक्त तक दुर्लभ अभी नाबालिग था और दुर्लभ को बालिग होने में अभी भी कुछ महीनों का टाइम था। अपराध की दुनिया में घूमते घूमते अब दुर्लभ को कानून की कमजोरियां भी पता चल गई थी। लिहाजा दुर्लभ ने इस बात का फायदा उठाया और पुलिस एक्शन के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में अपील कर दी और अप्रैल 2019 में हाईकोर्ट ने दुर्लभ के पक्ष में फैसला देते हुए उसे बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया। बाल सुधार गृह से निकलने के बाद दुर्लभ अपने घर अपनी मां के पास लौट आया। सितंबर 2020 का समय था, लॉकडाउन खुल चुका था, लेकिन उज्जैन में रात का कर्फ्यू अभी भी जारी था। इसी अप्रैल महीने के 7 तारीख को दुर्लभ ने अपने 4-5 दोस्तों को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया और खाने पीने के बीच में उसके दोस्तों की सिगरेट खत्म हो गई। नाइट कर्फ्यू के कारण रात में चलने वाले चाय के छोटे मोटे स्टॉल भी बंद हो चुके थे। इसी बीच उन दोस्तों में से एक ने कहा कि मैं हेलावाड़ी इलाके से आ रहा हूँ और वहाँ पर एक चाय की टपरी खुली हुई थी। इतना सुनना था कि दुर्लभ और उसके दोस्त बाइक पर सवार होकर घर से निकल पड़े। हेलावाड़ी इलाका यह एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका था और उस समय इस इलाके में भी एक गैंग सक्रिय हुआ करता था, जिस गैंग का नाम था केकेसी गैंग, मतलब कुत्ता कमीना चीज गैंग। और इस गैंग का लीडर था रमीज खान और यह जो चाय और सिगरेट की दुकान थी वह दुकान इसी केकेसी गैंग के लीडर रमीज खान के भाई अमन उर्फ भूरा की थी। रात के 2 बज चुके थे। दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ भूरा के चाय की दुकान पर पहुंचता है। दुर्लभ और उसके दोस्त इस दुकान से सिगरेट लेकर जलाते हैं कि कुछ ही मिनट में 7-8 और लोग इस दुकान पर अचानक आ पहुंचते हैं। यह केकेसी गैंग के लोग थे और दुर्लभ के आने की सूचना शायद चाय वाले अमन उर्फ भूरा द्वारा इन लोगों को फोन पर दी गई थी। जिस तरह से दुर्लभ डागर परिवार से संबंधित था, उसी तरह से यह केकेसी गैंग कहीं न कहीं टाक परिवार से संबंधित था और इसी डागर और टाक परिवार के लड़कों से संबंधित गैंगवार में कुछ ही दिन पहले तो अर्पित उर्फ कान्हा की हत्या की सजा के बाद दुर्लभ जेल और बाल सुधार गृह की सजा काटकर बाहर आया था। खैर, केकेसी गैंग जब इस चाय की टपरी पर पहुंचता है तो दुर्लभ और उसके साथियों को देखकर केकेसी गैंग का शहनवाज कहता है, आखिर आ ही गए तुम लोग हमारे इलाके में। शहनवाज की इस बात को सुनकर दुर्लभ कहता है, कर दी ना कुत्तों जैसी बात, क्योंकि इलाका तो कुत्तों का ही होता है। यह नोक झोंक थोड़ा और बढ़ी और इसी बीच दुर्लभ ने तमंचा निकालकर शाहनवाज पर गोली चला दी और यह गोली शाहनवाज के कंधे को हल्का सा घायल करके निकल गई और शाहनवाज वहीं पर गिर पड़ा। और इसके बाद तो केकेसी गैंग के सादाब जहरीला, सिराज बाबा और केकेसी गैंग के अन्य लड़के जो चाकुओं से लैस थे, सबने मिलकर दुर्लभ गैंग पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया। दुर्लभ के गैंग में दुर्लभ के अलावा और किसी के पास कोई हथियार नहीं था। लिहाजा अचानक हुए इस हमले के बाद दुर्लभ के दोस्त दुर्लभ को छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए और अब दुर्लभ अकेला केकेसी गैंग के बीच फंस गया और इसके बाद केकेसी गैंग के लड़कों ने दुर्लभ पर चाकुओं से वार करना प्रारंभ किया। इस गैंगवार के बाद मौकाए वारदात पर जब पुलिस पहुंची तो खून से लथपथ दुर्लभ की लाश वहां पर पड़ी हुई थी। दुर्लभ को 36 बार चाकुओं से प्रहार करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। दुर्लभ की जिंदगी अभी 20 साल में भी 2 महीने 2 दिन कम थी और अपनी सनक के चलते यह लड़का अपराध की दुनिया का शिकार हो गया था। दुर्लभ की मौत का सदमा दुर्लभ की मां भी बर्दाश्त नहीं कर सकी और सिर्फ 7 महीने के अंदर उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपराध की चकाचौंध ने एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दुर्लभ को आज भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया जाता है, लेकिन हमारे समाज और देश के बच्चे जो दुर्लभ कश्यप में अपना आदर्श देखते हैं, वे यह समझने की कोशिश करें कि अपराध की दुनिया एक ऐसी धधकती आग है जिसमें आपका जीवन सिर्फ झुलसता ही नहीं है बल्कि जलकर पूरी तरह से राख हो जाता है।